हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल डीजे वेदा में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग का जो हमारे चैनल पे जो केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है 10th क्लास का, उसी सीरीज़ में मैं एक और लेक्चर लेके आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक मैंने पिछले चैप्टर में कार्बन एंड डिस कंपाउंड का आधा पोर्शन कंप्लीट करा दिया। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें से कुछ टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज एंड कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हम लोग अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने पिछला क्लास में बताया था उसको थोड़ा सा फिर से ब्रीफ रिव्यू देता हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। इसमें मैंने आपको बेसिकली 3-4 एग्जांपल देके बताया था कि जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है मीथेन। और जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फिर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा ये। और ये दोनों जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये होता है लेस रिएक्टिव, ये होता है मोर रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव इसलिए होता है कि इसमें अभी भी देखिए क्या है, दो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है। तो ये फिर से बॉन्ड कोई और अगर इससे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उससे रिएक्ट कर लेगा। जबकि इसमें क्या है, इसमें 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। बॉन्ड तो यहाँ पे भी बना हुआ है 4, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे और हाइड्रोजन हटा के, यहाँ पे बॉन्ड हटा के उसके बदले कोई और एलिमेंट जुड़ जाए तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए किसी और से ये रिएक्ट कर सकता है। इसलिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इसी को एल्केन भी बोलते हैं। इसी सीरीज में जो एल्केन होता है, इसका फार्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। CnH2n इसका कॉमन फार्मूला होता है। इसका एल्कीन का होता है CnH2n, ये एल्कीन का होता है। और ये एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें देखिए n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, n इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब 2 से स्टार्ट होगा। इसमें भी वही होगा, मिनिमम इन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, 2 होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से रख के आप डिफरेंट फार्मूला निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये तो पिछले क्लास का था, इसको मैंने थोड़ा सा वार्म अप के लिए बता दिया। चलिए आज अब हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म जो है, इसको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये वर्ड आया कहाँ से। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। आइसोमेरिज्म में ये देखिए ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब सेम होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे आप इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा, उससे थोड़ा सा और आगे चल जाइए। जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण केमिकल फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंजेस आने लगता है, इसको हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म बहुत तरीके का होता है। चेन होता है, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, इस तरह का बहुत सारा आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन हम लोग अभी बेसिकली चेन और फंक्शनल के बारे में हमारे सिलेबस में मोस्टली तो चेन के बारे में ही पढ़ना है हमारे सिलेबस में। ये सब
हायर क्लासेस में पढ़ना है 11th में। तो हम लोग अभी चेन आइसोमेरिज्म को देखेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म है क्या। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइसोमेरिज्म क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। देखिए अब आइसोमेरिज्म जो टर्म है ये जो आइसोमेरिज्म शो करना स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए तो अगर कार्बन का 2 मेंबर हो, 2 कार्बन हो, तो इसको आप किसी तरीके से लिख दीजिए तो ये सेम ही रहेगा। 3 कार्बन हो, 3 कार्बन का मतलब कोई मॉलिक्यूल हो, इसको भी आप अरेंज कीजिए तो एक तरह से सेम ही रहेगा। आप इसको अगर ऐसे, चलिए ठीक है, इस कार्बन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ऐसे, फिर भी देखिए कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है। मतलब कितने तरीके से आप कर लीजिए, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ये कार्बन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर भी देखिए इसके स्ट्रक्चर में, इसके और इसके स्ट्रक्चर में, इसके और इसके स्ट्रक्चर में नो डिफरेंस है, नो डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। किसी तरीके से आप लिख के देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जब 4 मेंबर का हो जाता है, एकदम गौर से देखिएगा, एकदम आँख खोल के बैठिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब 4 मेंबर हो जाता है तो इसके स्ट्रक्चर में एकदम डिफरेंस आ सकता है। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे हो गया 3, और फोर्थ क्या हो सकता है, इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, फोर्थ यहाँ रहेगा। तो ये डिफ़र कर गया, ये डिफ़र कर गया 1 2 1 2, ये डिफ़र कर गया। लेकिन जब 3 रहता है तो उसको कैसे भी आप लिख दीजिए। चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ऐसे सी ऐसे आप लिख दीजिए, बोलिएगा आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन फिर भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने जा रहा है, ये सेम ही है। क्योंकि कार्बन जो रहता है उसको आप जैसे देखिए आगे आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा कि कार्बन को हम लोग ना दिखा के सिर्फ ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। तो जहाँ पे ये जो विंडिंग होता है ये कार्बन रहता है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो इसके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं होने जा रहा है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होता है जब 4 कार्बन एटम हो, 4 कार्बन एटम हो, 4 कार्बन एटम्स होगा, यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्रिएट होता है। और स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण ये एक फेनोमेना को शो करता है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। 3 तक सेम रहता है, लेकिन चौथे से क्या कर लेता है, अरेंजमेंट। इसको आप देखिए चेंज करके देखिए, इस तरह से ये चेंज हो जा रहा है। तो इसके अरेंजमेंट और इसके अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है। आप देखिए मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ तो और क्लियर होगा। इतना जानिए, इतना आप याद कर लीजिएगा, 3rd मेंबर तक अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, लेकिन 4th से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग का आइसोमर मिलता है वो होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो चलिए अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। सबसे पहले अगर ब्यूट है यानी 4, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए अब ब्यूटेन को मैं अब इसके साथ साथ एल्कीन का भी आपका रिवीजन कराते जाऊँगा। ये एल्केन फैमिली से है, CnH2n+2। मैंने क्या बोला इसको, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में यानी n=4 होगा, तो n=4 रखिएगा, तो C4H2n, 4 2 2 8 + 2 H10, यानी इसका जो होगा ये स्ट्रक्चर होगा, किसका, ब्यूटेन का। अब देखिए इसमें देखिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कैसे शो करता है। एक बार क्या कीजिए, आप नॉर्मली ब्यूटेन को लिख दीजिए, जैसे आप लिखते हैं नॉर्मली ब्यूटेन को लिख दीजिए। जैसे देखिए 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, ये देखिए ये जो आपका हो गया इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिए आइसोब्यूटेन में क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन इस तरह का रहेगा। ये है आइसोब्यूटेन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी कई जगह पे आप लिखा हुआ देखिएगा एन ब्यूटेन। ये हो गया आइसोब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में 4 मेंबर है, लेकिन यहाँ पे मैं रेड कलर से बताता हूँ।
ये इसके अरेंजमेंट में डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है। कौन सा डिफरेंस आ रहा है? इसके संरचना में स्ट्रक्चरल डिफरेंस। और ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने के कारण ये क्या शो कर रहा है? आइसोमेरिज्म को। अब इसके बारे में एक दो चीज़ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। इसी को लिक्विड फॉर्म में चेंज करके जो आपके घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, यही दोनों को लिक्विड फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर में भर के आपके घर तक डिलीवर किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपके सिलेंडर में क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को लिक्विफाई करके उसको फिल करके आपके घर में दिया जाता है। आइसोमेरिज्म का क्या फेनोमेना होता है, मैं स्ट्रक्चरल ये चेन आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। आपके सिलेबस में यही पढ़ना है तो मैं इसी को बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो रहा है, इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन डिफर हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, कहीं पे भी कार्बन ऐसा नहीं है जो 4 बॉन्ड नहीं बनाए, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, सभी जगह पे है। इसको आप बॉन्ड ऐसे छोटा करके यहाँ भी CH3 लिख सकते हैं, फिर भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो आएगा ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा बॉन्ड लंबा रहता है। और क्यों रहता है, देखिए अभी आपकी क्लास में ये सब नहीं पढ़ना है। जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो क्या होता है कि इसका जो आप मॉलिक्यूल का जो शेप देख रहे हैं, ये देखिए शेप, ये जो हो गया इसका सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया हो गया, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इस कारण से ये दोनों में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी डिफरेंस आता है। तो ये सब भी पढ़ना है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण देखिए क्या क्या चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। स्ट्रक्चर मतलब केमिकल फार्मूला सेम है। केमिकल फार्मूला क्या है? C4H10 है। मतलब रासायनिक सूत्र समान होते हुए भी इसका जो संरचना है, बनावट है, वो डिफरेंट टाइप का हो रहा है। इस कारण से इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रहा है। वो प्रॉपर्टी हमारे बहुत सारे यूज में आ जाता है। जैसे एक यूज में मैंने बताया कि क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के लिक्विड फॉर्म में चेंज करके हम अपने घर में यूज करते हैं एज ए खाना बनाने के लिए। जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें फिल किया हुआ रहता है। अब देखिए, ये तो एक एग्जांपल था। दूसरा देखिए, पेंटेन का मैं देता हूँ। देखिए, तो इसको भी मैं उसी फार्मूला पे दिखाता हूँ, CnH2n+2। तो पेंट का मतलब होता है 5। देखिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एथ। देखिए ये चालू कैसे होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, फिर हेप्ट, फिर हेक्स, ऐसे करते 10 तक आप इसको याद कर लीजिएगा। मेथ, जब 1 कार्बन हो तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो उसको एथ बोलते हैं, 3 कार्बन हो तो उसको प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन हो तो उसको ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन हो तो उसको हेप्ट बोलते हैं, 6 कार्बन हो तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक, डो डेक, मतलब 10 तक ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। उसको याद कर लीजिएगा, ये सीरीज होता है। तो यहाँ पे क्या है, पेंट। पेंट यानी 5, यानी कार्बन मॉलिक्यूल 5 होगा तो 5। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H2n, यानी H2n+2, यानी 5 दूना 10 + 2 12, यानी H12 होगा। ये इसका फार्मूला होगा। अब मैं इसका अरेंजमेंट करके दिखाता हूँ। इसको आप 10 तक याद कर लीजिएगा, आपके बुक में ये दिया हुआ है। तो इसलिए ये मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि ये जानना जरूरी है कि किस तरह से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। डेक यानी 10, नॉन यानी 9, ऑक्ट यानी 8। अब देखिए, अब इसका मैं स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या, इसका आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, 2 तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, CH3 CH डबल सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। और इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे रख लीजिए CH3। और दूसरे केस में आ जाइए, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। ये आपका आइसोपेंटेन हो गया। ये आपका आइसोपेंटेन हो गया। उसके बाद अब देखिए, नियोपेंटेन का हम लोग देखते हैं। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर इससे बहुत ईजी है। इसको देखिए,
इधर CH3 लगाइए, इधर CH3 लगाइए, इधर CH3 लगाइए, लास्ट वन इज पुटिंग हेयर। ये कैसे हो गया? नियोपेंटेन। ये देखिए, ये दोनों का केमिकल फार्मूला क्या है? सेम है, C5H12। कहीं पे आप काउंट करके देख लीजिए, 3 3 6 7 2 9 3 12। यहाँ पे भी देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। फिर मैं एरो करके लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने के कारण इसके प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, इसीलिए हम लोग को आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आइसोमेरिज्म समझाया, ये क्यों होता है, ये कैसे अकर होता है, कब से यह स्टार्ट होता है, ये मैंने सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन कर लिया। 3 मेंबर तक नहीं होगा, 4th मेंबर से स्टार्ट होता है, इसके बाद और बहुत सारा मेंबर में होता है। तो बेसिक यही था कि आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है। मैंने चेन आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बता दिया। चेन आइसोमेरिज्म के अलावा भी होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और फिर ये तो हो गया क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर आप 11th में जाइएगा तो आपको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अभी जो पढ़ना था आपके सिलेबस में, ये 2-3 एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लीजिए कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण उसके प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या था? आइसोपेंटेन, ये क्या था? नियोपेंटेन। इस तरह से मैंने 2 एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आइसोमेरिज्म, ये कंप्लीट हुआ। इसका डिफिनीशन भी आप लिख लीजिएगा, वही कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण उसके प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, जबकि केमिकल फार्मूला सेम रहता है, उसको बोलते हैं आइसोमर। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। जो इस फेनोमेना को शो करे उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये तो आइसोमेरिज्म हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप की बात आती है। देखिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था, फिर भी अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन होता है, वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, मतलब लचीला है, इतना फ्रेंडली एलिमेंट है कि हाइड्रोजन हटा के किसी और से भी हम इसको रिएक्ट करा सकते हैं। जैसे इसमें OH जोड़ सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। इसके बाद अगर इसको OH, ये तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब इसी में देखिए क्या कर सकते हैं हम, एक अगर इसको हटा के एसिड जोड़ दिया जाए तो ये एसिड का फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। ये देखिए, ये तो कीटोन बन गया। इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? CO जोड़ रहे हैं। ये एल्डिहाइड बन गया। इसमें ये क्या हमने फंक्शनल ग्रुप इसमें हमने ऐड किया, इसमें ऐड किया CHO, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। इसी तरह से एक और देखिए, इसी में अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के क्या कर सकते हैं? एसिड ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं, COOH। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा कि ये देखिए C+O हो जाएगा, फिर O और ये H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कौन H हटा के क्या क्या आप जोड़ सकते हैं। पहले मैंने अल्कोहल जोड़ा, फिर एल्डिहाइड जोड़ा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो मैंने जोड़ा। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप हम लगा क्यों रहे हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन के अलावा भी केमिस्ट्री को सिंथेसिस किया जाता है हम अब अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। तो देखा गया कि ये सब फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद एकदम अलग प्रॉपर्टी का हमको कंपाउंड मिल रहा है, जो हमारे जीवन में उसका उपयोगिता है। जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, एथाइल अल्कोहल हो गया, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। जैसे अभी हम हैंड सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं कोरोना काल में, तो भी अल्कोहल देखिएगा उस पर लिखा हुआ रहता है 70% अल्कोहल, 80% अल्कोहल, 90% अल्कोहल। तो ये सब हम लोगों ने सिंथेसिस किया केमिकल लैब में। तो ये सब ग्रुप लगा लगा के ये सब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। फॉर्मल्डिहाइड का यूज प्रिजर्वेशन में किया जाता है, जो प्रिजर्वेटिव। जूलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई भी कॉलेज का रहता है तो वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी वो लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो जैसे उसका ऑपरेशन करते हैं, फ्रॉग है तो उसमें उसको अगर ऑपरेशन चीर फाड़ किए उसके बाद क्या करते हैं कि उसको फॉर्मल्डिहाइड में डुबो के रखते हैं कि
एक दिन में तो सारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं जाता है, तो ये एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो अपने हिसाब से हाइड्रोकार्बन के अलावा भी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप कर कर ऐड कर कर के कंपाउंड का निर्माण किया, कंपाउंड को बनाया, जिस कारण से हमारा जो रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल हो। तो हाइड्रोजन का हटा के हम लोगों ने अल्कोहल लगाया, एल्डिहाइड लगाया, एसिड लगाया, फिर एक और लगा सकते हैं आप, इसमें एक और लगा दीजिए, इसमें आप कीटोन लगा सकते हैं। ये क्या लगा सकते हैं आप, कीटोन, इसका ये हो जाता है, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा। CO होता है फंक्शनल ग्रुप। कीटोन जो होता है, इसको अगर अलग से मैं दिखाऊँ तो कीटोन ये होता है फंक्शनल ग्रुप। कीटोन को CO, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कीटोन बोलते हैं। आपके सिलेबस में भी ये 4 ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, तो इसीलिए मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा तब इसका, एक हाइड्रोजन रहेगा तब इसका, अदरवाइज ये अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाएगा। आप देखिए इसका 4 बॉन्ड बना हुआ है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, OH लगाया। सबको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे CHO और यहाँ पे COOH लगाया। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हम क्यों लगा रहे थे इसको मैंने बता दिया। हाइड्रोजन के जैसे हाइड्रोकार्बन के अलावा भी हमको जिस तरह से रिक्वायरमेंट हुआ उस तरह से हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कर कर के ये सारे केमिकल डेवलप किए हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करने के लिए। तो क्यों हम लोगों ने किया, ये मैंने क्लियर कर दिया। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। जब फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो हाइड्रोकार्बन का पूरा जो प्रॉपर्टी है वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाता है। अल्कोहल लगाया तो अल्कोहल जैसा इसका सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, कीटोन लगाया तो कीटोन जैसा, और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड, और एसिड में एसिड जैसा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना था, इसको मैंने बताया, और इस क्यों लगाते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखिए होमोलोगस सीरीज की बात आती है। देखिए होमोलोगस का हिंदी जो मतलब होता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी मतलब एक ही जात का, जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वैसे ही अल्कोहल भी आपस में भाई भाई होते हैं। तो भाई भाई का DNA कैसे सेम रहता है, वैसे ही यहाँ पे देखिए इसको मैं बताता हूँ कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। जैसे देखिए एल्केन के बारे में अगर बात किया जाए, एल्केन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका सबसे फर्स्ट मेंबर क्या होता है, CH4 मीथेन। फिर मैंने मीथेन के बाद क्या आ जाएगा, इथेन, C2H6 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, C3H8 आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साथ साथ में समझते जाइए यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या का अंतर हो रहा है, बस CH2 का। इसमें और इसमें क्या अंतर हो रहा है, बस CH2 सीरीज का। थोड़ा इसको और मैं ओपन करता हूँ तो इसको देखिए क्या, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, CH3 ये किसका स्ट्रक्चर है, इथेन का। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया, ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें देखिए CH4 में अगर आप CH2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, सिंपली ऐसे भी जोड़ के देखिए C2H6 हो जा रहा है। हालांकि ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही ये जुड़ते जा रहा है। इसमें CH2, अब देखिए ये C2H6, अब इसमें CH2 जोड़िए, फिर CH2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। तो ये जुड़ते जा रहा है। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि एक ही जात का है, ये एक ही जात का है, बस इसमें क्या अंतर है, CH2 का अंतर होते जा रहा है। इसका प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, एकदम सेम नहीं होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये जो CH2 का डिफरेंस हो रहा है इसी को बोला जाता है होमोलोगस श्रेणी, मतलब समजातीय श्रेणी। एक ही जात का है लेकिन सिर्फ उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस है। इसके बाद अगर और थोड़ा और ऊपर जाना चाहते हैं तो और देख लीजिए, और मैं दिखा देता हूँ, C4H10 हो जाएगा। तो C4H10 इसमें भी CH2 जोड़ दीजिए, CH2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, C4 और H10। इस तरह से आप जोड़ते जाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो गया। ऐसे ही एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, और जोड़ते जाइए। तो ये था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस ये तो मैंने एल्केन के केस में बता दिया। अब देखिए एक दो और एग्जांपल मैं देता हूँ। ये सिर्फ एल्केन के लिए नहीं होता, एल्केन के लिए भी होता है, एल्कीन के लिए भी होता है, एल्काइन के लिए भी होता है। मतलब कि सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन
दोनों के लिए होता है। बस एक देखिएगा, कोई स्मॉल यूनिट है जो सब में कॉमन है, उसी से एक डिफरेंस होते जा रहा है। स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, जैसे इस केस में क्या था, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, यही बार बार बढ़ते जा रहा था, उसका चेन लंबा होते जा रहा था, उसके प्रॉपर्टी में डिफरेंस आते जा रहा था। तो ये तो था मैंने एल्केन के केस में बताया था। अब मैं बताता हूँ आपको अल्कोहल के केस में। देखिए अल्कोहल अल्कोहल के सबसे पहला जो मेंबर है वो CH3OH है। मतलब अल्कोहल फैमिली का जो सबसे फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, मिथाइल अल्कोहल। इसके बाद देखिए CH3 CH2OH, इसका कौन सा हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया। फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर। हमारे फैमिली में देखिए ये फर्स्ट मेंबर था, ये सेकंड मेंबर हो गया। अल्कोहल कह रहा है वाह मेरे फैमिली में एक और आ गया, और ला देते हैं इसके फैमिली में। कौन सा रोग है, CH3 CH2 CH2OH। बोलेगा नहीं अल्कोहल, बोलेगा नहीं मेरा इतने में मन नहीं भरेगा, एक और लाइए। चलो ठीक है, और जोड़ देते हैं। तो CH3 CH2 CH2OH। इस तरह से आप देखिएगा, ये चौथा मेंबर हो गया अल्कोहल का। अल्कोहल और बोलेगा कि और बनाते जाएंगे इस तरह से, उतना अल्कोहल एग्जिस्ट करते जाता है। इसका प्रॉपर्टी कुछ और होता है, इसका प्रॉपर्टी कुछ और होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लैब में सिंथेसिस किया इस तरह से। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि अंतर क्या है, द डिफरेंस इज हियर ओनली CH2 यूनिट का अंतर है। यहाँ पे देखिए CH2 यूनिट का अंतर है। इसमें क्या हो रहा है, CH3OH, इसमें ये CH2 ऐड हो गया। सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे भी देखिए, इसमें जितना CH2 था उसमें एक CH2 और जुट गया। इस केस में भी वही हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या हो रहा है, इसके प्रॉपर्टी में थोड़ा सा का डिफरेंस होते जाता है, इसलिए हम लोग और बड़ा बड़ा चेन का करके बनाए जाते हैं। क्योंकि इंसान क्या है, इन्वेंशन करते रहता है अपने ज़रूरत के अनुसार से। तो इस सब लैब में सिंथेसिस किया गया था। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ लिए, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, समजातीय श्रेणी क्या होता है। तो इसको हम लोग आज क्लियर करते हैं। ये हो गया होमोलोगस सीरीज। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, आइसोमरिज्म देखा, फंक्शनल ग्रुप देखा, होमोलोगस सीरीज देखा। यहाँ तक मैं इतना रिपीटेटिव मैनर में बताया हूँ कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट होता है, आप हैज़ल फ्री मतलब निसंकोच होकर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैं यूट्यूब चैनल पे आया हूँ। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है स्टडी से रिलेटेड, आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, तीनों चीज़ कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ रिव्यू देता हूँ। कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। समजातीय श्रेणी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने 2-3 एग्जांपल अच्छे से देकर समझाया कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। और CH2 यूनिट बढ़ने के कारण उसके प्रॉपर्टी में चेंज होता है। तो हम अपने आवश्यकता ही अनुसार ये सब जो कंपाउंड है उसको सिंथेसिस करते हैं। अब देखिए, हमारा टॉपिक है कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए, कोई भी जो कार्बन है वो अगर एयर में जलेगा, ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी में जलेगा, तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट लिबरेट होगा। तो इसका जो कॉमन रिएक्शन है वो मैं लिखता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस, यहाँ तो खैर वाटर नहीं बनेगा, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं तो वाटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एंड लाइट। अब देखिए, इसके बाद देखिए मीथेन को, देखिए ये भी कंबस्टिबल है यानी ज्वलनशील है। इसको हम लोगों ने O2 के साथ हीट किया तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जैसे आप घर में देखिए, अभी से कुछ दिन पहले, अभी तो सभी जगह इलेक्ट्रीफाई, कहीं भी आप आग जलते देखते होंगे तो हीट तो निकलता ही है। जैसे आपने कागज़ जलाया तो उसके आसपास अगर हाथ आप रखेंगे तो आपको एक हीट का फीलिंग होगा। तो हीट तो हो ही रहा है, प्लस उस जलने से क्या हो रहा है, वहाँ पे जब आग जलते रहता है तो वहाँ पे प्रकाश भी रहता है, मतलब लाइट भी रहता है।
तो सिर्फ हीट नहीं निकलता है, लाइट भी निकलता है, इसलिए मैं हीट प्लस लाइट एम्फेसाइज करके लिख रहा हूँ। आप भी जब भी लिखिए तो इसको हीट प्लस लाइट से लिखिए। इसी तरह से आप अल्कोहल को भी जला सकते हैं। मीथेन को जला दिए, C2H5OH, इसको भी आप O2 के प्रेजेंस में ये जलेगा तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस हीट प्लस लाइट, शॉर्ट में मैं H और L लिख रहा हूँ। तो हीट प्लस लाइट ये लिबरेट करेगा, मतलब निकलेगा। और देखिए ये क्या हो रहा है, ये कंप्लीट कंबसन हो रहा है। जब इनकम्प्लीट कंबसन कार्बन का होता है तो देखिए क्या बनेगा, कार्बन है, O2 है। अगर ये इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है प्लस हीट निकलता है, लेकिन जितना हीट निकलने चाहिए हीट प्लस लाइट उतना निकलता नहीं है। ये इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं। बैलेंस करने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए जिसमें मैंने बैलेंस करना सिखाया है, और आप अच्छे से उसको बैलेंस कीजिए। तो देखिए इनकम्प्लीट कंबसन और कंप्लीट कंबसन का एक मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, उसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। आप सबके घर में खाना बनाने के लिए LPG सिलेंडर यूज होता है। तो कई बार आप देखते होंगे कि आप जो खाना बनाने के लिए बर्तन यूज कर रहे हैं, कढ़ाई या फिर कुकर या कुछ भी इस तरह का, या पैन हो गया, फ्राइंग पैन, ये सब यूज कर रहे हैं, तो उसका जो नीचे वाला सरफेस होता है, जैसे ये पैन है, पैन का जो नीचे, जैसे ये पैन है, ठीक है, इसका जो नीचे वाला सरफेस, ये पैन है, इसका हैंडल है, इसका जो नीचे वाला सरफेस होता है इस पर आप देखिएगा कि ब्लैक 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 कार्बन जैसा कुछ लगा हुआ रहता है। तो ये शो करता है कि आप जो LPG सिलेंडर यूज करें, इसका जो बर्नर है, जिसमें वो जहाँ पे बर्न होता है वो ख़राब हो गया, मतलब जितना ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए उतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर पा रहा है। या आप देखते होंगे राह चलते कुछ मोटरसाइकिल फट 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 आवाज़ करते रहता है, उसके साइलेंसर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलते रहता है। इससे पता चलता है कि उसका इंजन बैठ गया है, मतलब पूरा ख़राब हो गया है, पूरा कंप्लीट कंबसन नहीं कर रहा है, इसलिए आवाज़ भी आ रहा है, पीछे से धुआं भी फेंक रहा है साइलेंसर से। तो इसको आप इनकम्प्लीट कंबसन से समझ सकते हैं। जहाँ जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन अगर ना मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होता है। और इसका एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि ये जैसे आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, एयर इनहेल करते हो, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब रहता है, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो रिमेनिंग नाइट्रोजन जैसे हम लोग इनहेल करते हैं वैसे ही एक्सेल हो जाता है। लेकिन अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर रहे, मतलब ऐसा रूम में बंद रहे जहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, आपने कुछ किरोसिन वगैरह का लैंप जला रखा हो, इसलिए बोला जाता है कि जो कुछ गांव देहात में इंडिया में क्या होता है कि रात में वो किरोसिन वाला लैंप जला के सो जाते हैं, सुबह में पता चलता है कि वो मतलब वो मर गए। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि आपने जब उसमें क्लोज रूम में जला दिया तो हुआ क्या कि ऑक्सीजन जो इनहेल करने के लिए चाहिए था उसके बदले हम लोगों को मोनोऑक्साइड मिलने लगा, ये मिलने लगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये जो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हीमोग्लोबिन ब्लड में जो रहता है उसके साथ रिएक्ट करता है, और हम लोग सब नॉर्मली सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन जब हीमोग्लोबिन क्या करता है कि उसका रिएक्टिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके साथ मिलके कंपाउंड बना देता है, जिस कारण से पता चलता है कि उसको सफोकेशन होता है धीरे धीरे। वो रात भर में अगर सही समय पर अगर नहीं जागा तो उसका प्राण भी जा सकता है, वो मर भी सकता है। तो इसलिए होता है कि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, मतलब गंध भी नहीं लगता है, तो इस कारण से वो जब बनता है तो पता भी नहीं चलता है। तो ये तो था इनकम्प्लीट कंबसन और ये था कंबसन। तो ये मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिया है। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ है अभी इस टॉपिक का, कार्बन एंड इस कंपाउंड का, उसको हम लोग आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।